अब मोसाद कमांडोज समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो डायरेक्ट अटैक करना ही पड़ेगा। हैमर में से 4 टेररिस्ट भी बैठ गए। इसराइल का एक पुराना असूल है, ना तो वो टेररिस्ट से बात करता है और ना कोई डिमांड मानेगा। 5 मिनट बाद एक लड़की उठी और ग्रेनेड का पिन निकाला। Hundreds of hostages a continent away. They took 48 hours to strategize. ऑपरेशन थंडरबोल्ट यानी बिजली की रफ्तार से तेज। ऑपरेशन थंडरबोल्ट लाइटनिंग की स्पीड से करना होगा, वरना खुद तो मरोगे ही, जिन सबको बचाने जा रहे हो वो भी सब मारे जाएंगे। इजराइल का एक पहला असूल है, ना तो वो आतंकवादियों से बात करता है और ना ही कोई समझौता। 27 जून 1976 की एयर फ्रांस की एक फ्लाइट ने इजराइल से फ्रांस के लिए उड़ान भरी और रास्ते में ग्रीस के कैपिटल एथेंस से 58 न्यू पैसेंजर्स को बिठाया। उन 58 में से 4 टेररिस्ट भी बैठ गए, जिनके पास पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और कई प्रकार के वेपन्स थे। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, 5 मिनट बाद एक लड़की उठी और ग्रेनेड का पिन निकाला और सबको शांत रहने की हिदायत दी। दूसरा हाईजैकर कॉकपिट में भागा और को पायलट को बाहर फेंककर पायलट को पिस्टल की नोक पर प्लेन फ्रांस की जगह लीबिया लैंड करने के लिए मजबूर किया। पायलट ना करता तो 250 से 300 यात्री मारे जाते। पायलट लीबिया एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कॉल करता है और पूरी सिचुएशन समझाता है। फ्यूल कम होने की वजह से एटीसी फ्लाइट उतारने की परमिशन दे देता है। इसी बीच एक ब्रिटिश लेडी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऑलमोस्ट 60 घंटे बाद उस फ्लाइट को फाइनली अफ्रीका के एक बहुत ही खतरनाक देश युगांडा में रवाना किया जाता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि युगांडा देश का शासक, जिसका नाम इदी अमीन था, वो फिलिस्तीन का जबरदस्त समर्थक यानी इजराइल का कट्टर विरोधी। युगांडा के एयरपोर्ट पे जैसे ही प्लेन लैंड होता है, 200 से ज्यादा सोल्जर प्लेन को अपने घेरे में ले लेते हैं। इसी से ये पता चलता है कि ये युगांडा की भी एक सोची समझी चाल थी। सभी पैसेंजर्स को प्लेन में से उतारा जाता है और साथ में 4 हाईजैकर्स को भी प्लेन से निकाला जाता है। इदी अमीन अपनी टीम के साथ बंदोबस्त देखने आता है, यहीं से ये अपनी शर्तें इजराइल के सामने रखते हैं। शर्तें ये थी कि इजराइल की जेल में बंद 40 फिलिस्तीनी टेररिस्ट को रिहा किया जाए। इसके अलावा 13 टेररिस्ट जो कि कीनिया, फ्रांस और जर्मनी की जेलों में बंद हैं, उनको भी रिहा किया जाए। हाईजैकर्स ने इसके लिए $5 मिलियन भी मांगे। इजराइल को केवल 3 दिन का समय दिया, यानी कि 1 जुलाई तक। टेररिस्ट ने 94 इजरायली पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स को अलग हॉल में भेज दिया। जैसे जैसे समय बीता, बाकी कंट्रीज का युगांडा के ऊपर जबरदस्त प्रेशर आया, तो उसने नॉन इजरायली पैसेंजर्स, जिसमें ज्यादा बीमार, बच्चे और बूढ़े लोग थे, उन सभी को रिहा कर दिया। अब कैद में सिर्फ 104 इजरायली और 12 क्रू मेंबर्स ही बचे थे। जैसे कि इजराइल का एक पुराना असूल है, ना तो वो टेररिस्ट से बात करता है और ना कोई डिमांड मानेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मुसीबत टाइम की थी, क्योंकि जो टाइम टेररिस्ट ने दिया था वो पर्याप्त नहीं था। इजराइल की गवर्नमेंट ने इदी अमीन तक ये संदेश पहुंचाया कि जिन टेररिस्ट को जेलों से रिहा करना है वो अलग अलग देशों की जेलों में कैद हैं। तो टाइम कुछ ज्यादा लगेगा, इसलिए उन्हें कुछ और वक्त चाहिए। टेररिस्ट उनकी बात मान लेते हैं और उन्हें अतिरिक्त 3 दिनों का समय दे देते हैं। अब टाइम तो मिल गया था, लेकिन इजरायली गवर्नमेंट के लिए मुसीबत ये थी कि करें तो करें क्या। टेररिस्ट की तो बात मानने से रहे, लेकिन ना माने तो बंदियों के परिवार और पब्लिक का जबरदस्त प्रेशर। अब एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। 4000 किलोमीटर दूर फंसे अपने पैसेंजर्स को रिहा कैसे करवाएं? इजरायली ऑफिसर्स हर तरह की कोशिश कर रहे थे, टेररिस्ट से बात भी कर रहे थे और दूसरे देशों की गवर्नमेंट से भी बात चल रही थी, लेकिन टाइम हाथ से निकलता जा रहा था। अब जबरदस्त प्रेशर। 2 दिन बाद इदी अमीन किसी सेमिनार में मॉरिशस गए। किस्मत अच्छी, इजराइल गवर्नमेंट को सोचने का मौका तो मिला, क्योंकि जितने दिन वो युगांडा में नहीं है, कोई भी प्लानिंग उसके बिना नहीं हो सकती। मॉरिशस में भी इदी अमीन से बात करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। अब डेडलाइन नजदीक थी। एक दिन पहले शाम को इजरायली कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसमें आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब 3 रास्तों से मोसाद युगांडा एयरपोर्ट तक पहुंच सकता था। समुद्र, धरती और आकाशमार्ग। समुद्र और धरती को रिजेक्ट किया गया क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। 4000 किलोमीटर दूर जाना और वापस आना,
ये प्लेन से ही पॉसिबल था। मुसाद अब फाइनली एक्शन में आती है। जिन नॉन इजरायली पैसेंजर्स को रिहा किया गया, मोसाद ने उन सब पैसेंजर से एयरपोर्ट की जानकारी ली और प्लान रेडी करना शुरू कर दिया। टोटल 4 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स रेडी किए गए, जिसमें 2 प्लेन्स में कमांडो, तीसरे प्लेन पैसेंजर्स के लिए था और चौथे प्लेन में मेडिकल फैसिलिटीज भेजी गई। उस जानकारी के हिसाब से एक मैप तैयार किया। बाद में यह भी पता लगा कि उस एयरपोर्ट का निर्माण एक इजरायली कंपनी ने ही किया था। रातों रात उस कंपनी की टीम को बुलाया गया और हर जरूरी जानकारी एयरपोर्ट के बारे में ले ली गई। यह जानकारी मुसाद के कमांडोज के लिए बहुत कारगर साबित हुई। अब मुश्किलें 3 थी। पहली ये थी कि किसी भी देश में परमिशन के बगैर एंटर करना इम्पॉसिबल था। दूसरा, एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करवाना। और तीसरा, लैंड करके उनकी आर्मी से फाइट करना और पैसेंजर्स को सुरक्षित रिहा करवाना। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क था। पहली प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था। अगर प्लेन को 100 मीटर की ऊंचाई पे उड़ाया जाए तो वो रडार में नहीं आता। लेकिन सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पे प्लेन को उड़ाना बहुत मुश्किल था। टेक्निकल टीम को पूछा गया कि क्या वो प्लेन को 100 मीटर ऊंचाई पे उड़ा पाएंगे, तो जवाब आया हाँ, लेकिन बहुत रिस्की है। अब दूसरी समस्या ये थी कि एयरपोर्ट मिलिट्री के कब्जे में था। अगर उन्होंने रनवे लाइट्स बंद कर दी तो प्लेन को लैंड करवाना इम्पॉसिबल था। और तीसरी समस्या ये थी कि प्लेन में आर्मी डिप्लॉयड थी। अगर प्लेन लैंड हुआ तो पूरी आर्मी लैंडेड प्लेन के ऊपर अचानक अटैक कर देगी। जानकारी के हिसाब से ईदी अमीन अपने काफिले में हमेशा ब्लैक कलर की मर्सिडीज में ही रहता है और उसके काफिले में हर समय 3-4 रेंज रोवर कार्स होती ही थी। मोसाद ने हूबहू ईदी अमीन जैसा एक आदमी तैयार किया और ब्लैक मर्सिडीज कार में बिठाया। पैसेंजर्स प्लेन में प्लान कर दिया ताकि युगांडा आर्मी को धोखे में रख सके। टाइम था रात के 11 बजे। प्लान को फाइनली एक्शन में लाना था। चारों प्लेन्स ने उड़ान भरी। चारों प्लेन्स 100 मीटर की ऊंचाइयों पर उड़ते हुए रडार से बचते हुए युगांडा में फाइनली एंटर किए। खुशकिस्मती से उस समय रनवे लाइट्स ऑन थी। पहले प्लेन ने लैंड किया और उसमें ब्लैक मर्सिडीज और रेंज रोवर गाड़ियां एयरपोर्ट पे लैंड। एयरपोर्ट आर्मी ने यही समझा कि ईदी अमीन आए हैं। सभी कारें उस हॉल की तरफ जाने लगी जहां पे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को बंदी बनाया था। इसलिए एयरपोर्ट स्टाफ ने भी रोकने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन वहां पे एक गलती हो गई। बदकिस्मती से उस दिन ईदी अमीन ब्लैक की जगह व्हाइट मर्सिडीज में गया था। और ये बात 2 गार्ड्स को पता थी। जैसे ही ब्लैक मर्सिडीज उनके पास से निकली तो गार्ड्स ने कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार नहीं रुकी। गार्ड्स ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। जवाब में इजरायली कमांडोस ने भी स्नाइपर गन से दोनों कमांडोस को मार गिराया। लेकिन आवाज से आर्मी समझ गई कि अटैक हुआ है। अब मोसाद कमांडोस समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो डायरेक्ट अटैक करना ही पड़ेगा। गाड़ी का काफिला और दूर छुपे स्नाइपर ने युगांडा की आर्मी पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। सारे पैसेंजर्स को हॉल से बाहर निकाला गया, प्लेन में बिठाया गया और प्लेन उड़ा दिया गया। इस ऑपरेशन में सिर्फ एक कमांडो, जो कि करंट पीएम नेतन्याहू का भाई था, वो मारा गया। और जाते जाते मोसाद ने जितने भी फाइटर प्लेन्स एयरपोर्ट पे खड़े थे उन सभी को उड़ा डाला। मोसाद कमांडो जिस भी प्लेन में आए थे वो सभी ट्रांसपोर्ट प्लेन थे। अगर एयरपोर्ट पे खड़े सभी फाइटर प्लेन्स को खत्म ना करते तो कुछ मिनटों में वो फाइटर प्लेन्स उन पर अटैक कर सकते थे और उनके बचने के चांस ऑलमोस्ट 0 होते। सरप्राइजिंगली पूरा कमांडो ऑपरेशन केवल 54 मिनट्स में पूरा हुआ। This was one of the most risky and super successful Mossad operation in the history of the globe. इस मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।